क्लास 10th। आज हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आइए देखते हैं मजा। रूपरेखा अगर मैं इस चैप्टर की आपको बताऊं तो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं अलग अलग बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन अगर देखें तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, और इनमें कंपैरिजन और क्यों टर्शरी सेक्टर इतना ग्रो कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में जानने को मिलती है। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन अगर देखें तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में, और वर्कर्स को कैसे बचाया जाए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड एट लास्ट अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में बताया गया है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर का क्यों होना जरूरी है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दिस इज विशेष दिवाकर, वेलकम टू माई चैनल। चैप्टर शुरू होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, तीनों सेक्टर्स को एक्सप्लेन करते हुए। पहला सेक्टर प्राइमरी सेक्टर, जिसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि ये एक बेस प्रोवाइड करता है जहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट्स की डील हो रही है, उसे हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। और वो बेस बनता है प्राइमरी सेक्टर का, इसलिए तो प्राइमरी है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। और इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, डेयरी, वुड, गेहूँ, टोमेटो, ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, जो डायरेक्टली नेचर के द्वारा हमको मिलते हैं, वो सारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं। दूसरा सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर, जो कि प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल खरीद कर उसको प्रोसेस कर कर न्यू मटेरियल में बना देता है, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। अगर मैं सिंपली बताऊं तो प्राइमरी सेक्टर से मैंने आलू खरीदे, फिर उसको मैं फैक्ट्री में ले गया, उसको मैन्युफैक्चर किया और उसका चिप्स बना दिया, ये क्या प्रोसेस हो गई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रोसेस हो गई है। तीसरा सेक्टर टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यहाँ पर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है, लेकिन ये सर्विसेज देता है। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से सारे सेक्टर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। अगर हमें केचप बनाना है तो सबसे पहले हम टमाटर लेंगे जो कि प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया, फिर उसका केचप बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग कर कर, और जो टमाटर को यहाँ से वहाँ पहुँचा रहा है वो हो गया सर्विस सेक्टर, क्योंकि ट्रक की तो ज़रूरत पड़ेगी ना यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। जो सारी चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो सारी टर्शरी सेक्टर के अंदर आती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें सर्विस सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। अब अगर कंपैरिजन करें तो सबसे पहली चीज़ कि कौन सा सेक्टर कितना प्रोड्यूस कर रहा है ये कैसे पता लगाएं, तो हम वैल्यूज से पता लगाते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ, सेकेंडरी में कितने का हुआ, टर्शरी में कितने का हुआ। और जब वैल्यूज निकाल रहे होते हैं ना, तो इसमें फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएरी गुड्स को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्या होता है फाइनल गुड्स और क्या होता है इंटरमीडिएरी गुड्स। जैसे कि हमको एक बिस्किट बनाना है तो वो हमारा क्या फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, लेकिन उसको बनाने में रॉ मटेरियल्स जैसे कि गेहूँ, तेल, शक्कर, ये सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं ना, तो ये सारी चीज़ें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हो जाएंगे जो कि उसको बनाने में यूज़ किए गए हैं। तो जो फाइनल गुड्स है ना, जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, उसको बनाने में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स लग रहे हैं ना, उसकी वैल्यूज उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होती हैं फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। इसीलिए हम जीडीपी कैलकुलेट करते समय, जीडीपी क्या होता है, जितना भी प्राइमरी सेक्टर में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू हुआ, जितना भी सेकेंडरी सेक्टर में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू हुआ, जितना भी टर्शरी सेक्टर में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू हुआ, उन सारे सेक्टर्स की वैल्यू जब इंक्लूड कर लेते हैं ना, तब हमको जीडीपी मिलती है। तो जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ही इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की नहीं करते हैं। अगर मैं जीडीपी की डेफिनेशन बताऊं तो जीडीपी इज द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, और इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी कैलकुलेट कर देता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जीडीपी दी जाती है। और तीनों ही सेक्टर्स में हमको एक हिस्टोरिकल चेंज देखने को मिलता है कि प्राइमरी सेक्टर्स के लोग सेकेंडरी में जा रहे हैं और सेकेंडरी सेक्टर के लोग टर्शरी सेक्टर में। प्राइमरली जो इकोनॉमी है ना, वो प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट होती है, और जब एक्सेस प्रोडक्शन होता है ना, तब लोग जब फ्री होते हैं तो वो सेकेंडरी सेक्टर की तरफ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है, और डेवलप्ड कंट्रीज में आकर टर्शरी सेक्टर डोमिनेट करता है। अगर बात की जाए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर इन इंडिया, कि इंडिया में कौन से सेक्टर ने किस तरह से परफॉर्म किया है, तो देखो जीडीपी हमारी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ी है, तीनों ही सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन जितनी ग्रोथ टर्शरी सेक्टर में हमको देखने को मिली है उतनी किसी और सेक्टर में नहीं देखने को मिली है। तो कारण क्या है, टर्शरी सेक्टर आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय नहीं है जो कि इतनी तेजी से बढ़ा है। मल्टीपल रीजंस थे टर्शरी सेक्टर की ग्रो होने में, उसमें से एक है
कि कुछ सर्विसेज क्या है ना बेसिक होती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि टर्सरी सेक्टर को देनी ही पड़ेंगी। और अगर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेंगे तो टर्सरी सेक्टर ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। और अगर लोगों की इनकम लेवल बढ़ेगी तो उनकी डिमांड्स भी बढ़ती जाएंगी, जैसे कि ईटिंग, कुछ अच्छा खाने जाना है, कुछ नई नई चीज़ें खानी है, और शॉपिंग, टूरिज्म, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ही राइज करने लगेंगी। एंड ओवर द पास्ट डिकेड्स सर्टेन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन राइजिंग रैपिडली। इसका मतलब है कि कुछ नए नए सेक्टर्स भी राइज कर रहे हैं, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर हो गया, कम्युनिकेशन हो गई, और लोगों के अंदर न्यू सेक्टर्स की भी डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन एक चीज समझनी होगी कि हर सेक्टर एक जैसा ग्रो नहीं करता है। जो स्किल्ड एंड एजुकेटेड लोग हैं वो तो बहुत पैसा छाप रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो कि रिपेयर पर्सन हो गए, ट्रांसपोर्ट पर्सन हो गए और फार्मर हो गए, ये लोगों को इतना मनी नहीं मिल पा रही है। खैर कहानी आगे बढ़ाते हैं। आपको दो कंपैरिजन दिखाए जाते हैं ग्राफ के जरिए। इसमें अगर आप देखोगे तो जीडीपी में तो सर्विस सेक्टर यानी कि टर्सरी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो करा है, बट वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। अगर आप आज भी देखोगे तो प्राइमरी सेक्टर में ही सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड रहते हैं। क्यों? मन नहीं कर रहा क्या खेती छोड़ने का? तो आपको कारण समझना होगा कि टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो तो बहुत किए हैं, बट उतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं की है। और प्राइमरी सेक्टर में लोग एम्प्लॉयड तो हैं, पर उनमें से बहुत से लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं। अंडर एम्प्लॉयड होने का मतलब ये है कि पीपल आर वर्किंग बट दे आर नॉट वर्किंग अप टू देयर फुल पोटेंशियल। यानी कि अगर आप वहां से कुछ लोगों को हटा भी दोगे ना तो प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अब वो लोग उसमें जुड़े हुए हैं क्योंकि करने को तो काम कर रहे हैं, लेकिन उतनी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम नहीं है। अच्छा, तो सवाल यही आता है कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट किया जाए और ये अंडर एम्प्लॉयमेंट को कैसे खत्म किया जाए। बता भाई 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 मेरा भाई बता मेरा बता। तो कुछ एग्जाम्पल बुक में दिए गए हैं। अगर मैं उन एग्जाम्पल का आपको क्रक्स बताऊं तो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करो, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है उनको काम मिल जाएगा। आप लोन अवेलेबल करवाओ और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इंप्रूव करो। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग चालू करवाओ। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट है तो दाल प्रोड्यूस कर ली, उसके लिए दाल मिल स्टेब्लिश की जाए। अगर टमाटर उगाए जा रहे हैं तो टमाटो केचप की फैक्ट्रीज बनाई जाएं। इसके अलावा कुछ नए एरियाज जिनको एक्सप्लोर कर हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्टर। और नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 20 लाख जॉब सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में ही जनरेट की जा सकती हैं। क्या बढ़िया था गुरु। ये सारा सब कुछ किया जा सकता है, पर इसमें समय लगेगा। तो इमीडिएटली एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो सरकार ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की 2005 में, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस एक्ट के द्वारा 100 डेज का गारंटीड वर्क मिलेगा लोगों को रूरल एरियाज में। और अगर सरकार इन सब चीजों में फेल हो जाती है तो सरकार एम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इसमें वो काम होंगे जिससे लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़े, इस टाइप के काम उसमें दिए जाएंगे। दिस वाज एन इनिशिएटिव अंडर द राइट टू वर्क की लोगों को काम दिया जाए। और ये कुछ तरीके हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के। ये हमने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर को ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब अगर हम बात करें सेक्टर्स को देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कांत और कमल की स्टोरी के थ्रू आपको ये पूरा टॉपिक समझाया गया है। तो देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में सारी चीजें रेगुलेटेड होती हैं, जो कि गवर्नमेंट के सुपरविजन में होती हैं, और उनका वर्किंग आवर फिक्स्ड होता है, पेड हॉलीडेज दी जाती हैं, पेड लीव्स दी जाती हैं, और साथ साथ उनको पेंशन भी दी जाती है। यानी कि किसी व्यक्ति की अगर जॉब ऑर्गेनाइज सेक्टर की है तो उसको रिटायरमेंट के बाद में पेंशन भी दी जाएगी, और उनका फिक्स्ड वर्किंग आवर होगा और फिक्स्ड टेन्योर्स होंगे, और कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ भी दी जाती है, जैसे कि पानी हो गया, चाय हो गई, जो कि फ्री में उनको दी जाती है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब की सिक्योरिटी भी है कि अगर किसी व्यक्ति को ऑर्गेनाइज सेक्टर से निकालना है तो पूरा प्रोसीजर होता है उसको निकालने के लिए। Oh my God! Wow! अब अगर बात की जाए अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो वहाँ पर कुछ भी रेगुलेटेड नहीं है और ना ही वो गवर्नमेंट के सुपरविजन में है। कोई पेड हॉलीडेज नहीं, कोई नंबर ऑफ आवर्स उनके फिक्स नहीं है कि इतने समय तक ही वो वर्क करेंगे। अगर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाला चाहे तो उससे एक्स्ट्रा वर्क भी करवा सकते हैं, और ना ही उसका एक्स्ट्रा पैसा देंगे, और ना ही उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती है, ना ही सिक्योरिटी है जॉब की। वो जब चाहें तब अपने एम्प्लॉयर यानी कि वर्कर को निकाल सकते हैं। नो फिक्स्ड टेन्योर्स होते हैं, और पेंशन भी नहीं दी जाती है रिटायरमेंट के बाद में। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
मैंने जो पीछे आपको नाम बताए थे दो, कांता और कमल। कांता जो है जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करती है और कमल जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करता है। तो आपको क्लियर कट तरीके से दिख रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बेहतर है, पर फिर भी जो ज़्यादा वर्कर है ना वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करते हैं। समस्या पर नहीं, समाधान पर फोकस करना चाहिए। वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। तो अगर हम रूरल एरियाज में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स देखें तो लैंडलेस लेबर्स आ गए, जिनको सीड प्रोवाइड की जाए और उनको सपोर्ट दिया जाए कि उनकी सारी फसल खरीद ली जाएगी। और अगर अर्बन एरियाज में देखें तो पिटी वर्कर्स देखे जाएंगे, रिक्शा पुलर्स, उनको किस तरह से सपोर्ट किया जाए। रॉ मटेरियल्स और जो स्मॉल वर्कशॉप हो गई उनको रॉ मटेरियल्स टाइमली डिलीवर करवा दिया जाए। इस तरह से हम रिक्शा पुलर्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम रूरल और अर्बन एरियाज में जो पुअर वर्कर हैं, जो कि स्मॉल वर्कर हैं, उनको हम बचा सकते हैं। और साथ ही साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डुअल प्रॉब्लम्स भी कभी कभी फेस करनी पड़ जाती है। एक तो वो इकोनॉमिकली वल्नरेबल है और अगर वो सोशली वल्नरेबल भी हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाती हैं। तो अब हमारा चैप्टर आगे बढ़ता है। इन क्लासिफिकेशंस के अलावा एक और क्लासिफिकेशन बचा है ऑन द बेसिस ओनरशिप में। अगर देखें तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जिसकी मालिक सरकार खुद होती है। सरकार क्यों इंडस्ट्रीज चलाएगी? क्योंकि सरकार को लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव नहीं होता है, जैसे इंडियन रेलवेज हो गए और थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, जिससे लोगों को बिजली दी जाए। तो पब्लिक सेक्टर है ना जो, वो सर्विस मोटिव काम करता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं करता है। अगर बात की जाए प्राइवेट सेक्टर की, वहां पर पावर एक प्राइवेट प्लेयर के पास में होती है और प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है। प्रॉफिट होगा तभी तो वो अपना काम चला पाएंगे ना, अगर घाटा हो गया तो उनको पैसे कौन देने वाला है। तो इस तरह से प्राइवेट ओनरशिप होती है और प्राइवेट सेक्टर के अंदर ना प्रॉफिट मोटिव काम किया जाता है, सर्विस मोटिव नहीं। जैसे आपका कोई बिजनेस है और आप प्राइवेट ओनर हो, अगर आपका प्रॉफिट होगा तभी तो आपको अच्छा लगेगा, अगर उसमें आपका लॉस ही होता जाएगा तो आप एक टाइप से कर्ज में डूब जाओगे। तो एक सवाल यही बनता है कि पब्लिक सेक्टर का होना क्यों जरूरी है। तो देखो, सरकार जो है ना वो लोगों को रीजनेबल प्राइसेस पर चीज़ें प्रोवाइड करेगी और उसी के बजाय अगर हम प्राइवेट सेक्टर पर देखें, वो लोगों को रीजनेबल प्राइसेस पर चीज़ें नहीं देगी, वो अपना प्रॉफिट निकालने के लिए थोड़े से चार्जेस हाई कर देगी। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो देखो, कुछ सेक्टर की ग्रोथ के लिए सरकार का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर देखो, लॉस खाकर अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि पीडीए सिस्टम हो गया, जिसमें सरकार 20 रुपये में गेहूँ लेगी और 2 रुपये में लोगों को बेचेगी। और सरकार ये क्यों कर रही है? क्योंकि वो सरकार का फर्ज बनता है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना। जहाँ पर सरकार को कम दामों में बिजली को प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर भी नहीं चल पाएगा। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर होना जरूरी है। और कुछ सर्विसेज तो बेसिक है नेचर में, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, सरकार को इन सब चीजों पर खर्च करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर समाप्त होता है। टिल देन, पीस आउट।